हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने मैथमेटिकल टूल्स में वेक्टर्स के डायग्रामेटिक एडिशन के बारे में पढ़ा था और क्लास जब ख़त्म हो रही थी तो आपको मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था, रादर दो क्वेश्चन दिए थे। तो सबसे पहले आज मैं उन दोनों क्वेश्चन के आंसर से आगे की क्लास शुरू करता हूँ। तो आप देखिए, एक ये मैचिंग का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, तो ये इस मैचिंग का करेक्ट आंसर है। तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं इससे। और फिर दूसरा मैंने फिल इन द ब्लैंक्स आपको दिया था, उनके करेक्ट आंसर्स भी ये हैं। पहले वाले का 2 है, दूसरे वाले का 3 है, तीसरे वाले का 4 है। तो ये जो है पिछली क्लास में दिए गए क्वेश्चंस के सही जवाब है। आज हम आगे बात करेंगे और हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ के बारे में, और हम देखेंगे कि मैथमेटिकली वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में सबसे पहले हम शुरू करते हैं पैरेललोग्राम लॉ। तो टॉपिक है पैरेललोग्राम लॉ और ये आता है मैथमेटिकल एडिशन ऑफ वेक्टर्स के अंतर्गत। सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है, आइए ये समझते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि इफ द टू वेक्टर्स which are to be added represent sides of a, rather मैं ऐसे कहूँ कि represents represent adjacent sides, यानी आजू बाजू वाले of a parallelogram, then the diagonal originating from their common tail will represent the resultant। तो देखिए, ये है आपका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। If the two vectors which are to be added represent adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal originating from their common tail will represent the resultant, ठीक है। तो आइए इसको हम सबसे पहले सीखते हैं कि ये पैरेललोग्राम लॉ कहता क्या है डायग्राम के मदद से। तो इसके लिए सबसे पहले मान लीजिए कि जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है वो वेक्टर्स हैं, एक ये और एक ये। ये जो पहला वेक्टर है ये है a, और इस a वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो है a। दूसरा वेक्टर है b और b की मैग्नीट्यूड है b। और अब हम इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के रूप में ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इस वेक्टर को मैंने यहाँ से कॉपी लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो ये मेरा पहला वेक्टर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर मैंने दूसरे वेक्टर की कॉपी करी और उसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो देखिए, ये मेरा दूसरा वेक्टर आ गया। इन दोनों को हमने को इनिशियल वेक्टर्स के जैसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल दिया रहेगा आपको, और वो एंगल है थीटा। ऑब्वियसली ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है। ए का मैग्नीट्यूड ए दिया रहेगा, बी की मैग्नीट्यूड बी दी हुई रहेगी, ठीक है। सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम को कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे कंप्लीट करेंगे?
तो एक बार देखिए मैंने फिर से कॉपी लिया, बी के हेड पे ए का टेल रख के हम वहाँ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने बी के हेड पे ए रख के बना दिया। उसके बाद फिर मैंने बी की कॉपी ली और ए के हेड पे बी को रख के ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमारा पैरेललोग्राम आपके सामने कंप्लीट हो गया। अब अगर ये वेक्टर बी है तो ऑब्वियसली ये वाला वेक्टर भी क्या होगा, बी वेक्टर होगा, इसकी भी लेंथ बी होगी। और इसी तरह से ये वेक्टर भी ए होगा और इसकी लेंथ ए होगी। तो देखिए आपके सामने पैरेललोग्राम कंप्लीट हो चुका है, जिस पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स ए और बी हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं रिजल्टेंट की। तो इसके लिए हम इनके कॉमन पॉइंट से खींचने वाला डायगोनल बनाएंगे। तो देखिए ये जो डायगोनल आपने ड्रॉ किया है, ये डायगोनल बेसिकली आपको बताता है ए और बी का रिजल्टेंट। और ये साफ साफ यहां पे देखा जा सकता है, ये साफ साफ यहां देखा जा सकता है। देखिए ये वाला ए है और इसके हेड पे बी रख के बनाया है, तो ये जो डायगोनल आया है ये आपको ऑब्वियसली क्या बताएगा, ए प्लस बी बताएगा। उसी तरह ये बी है और इसके हेड पे रख के हमने ए बनाया है, तो जो डायगोनल आएगा वो क्या बताएगा, ऑब्वियसली वो बी प्लस ए बताएगा। ठीक है, तो साफ साफ दिखता है कि ये रिजल्टेंट है। आप इसको रिजल्टेंट कह सकते हैं, आप इसको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कह सकते हैं, और आप इसको वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमें यहाँ करना क्या है। तो देखिए हमें यहाँ पे जो गिवन है क्वांटिटीज़, वो क्या क्या है हमारे लिए। हमें गिवन है ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल यानी थीटा। ठीक है, और हमें जो फाइंड करना है या जिसके लिए हमें फॉर्मूला डेवलप करना है वो क्या है, वो है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, अल्फा और बीटा। अब आप बोलेंगे अल्फा बीटा तो सर डायग्राम में है नहीं, अल्फा बीटा क्या है। तो देखिए अल्फा जो है दैट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ ए एंड बीटा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विथ बी। ठीक है, इन तीनों के लिए हमें फॉर्मूला डेवलप करना है। ठीक है, अब इसको करने के लिए हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम इस पैरेललोग्राम की पहले लेबलिंग कर देते हैं। तो देखिए ये पॉइंट ओ ले लिया हमने, इसको ए ले लिया, इसको हमने बी ले लिया और इसको हमने से फॉर एग्जांपल आर ले लिया। ठीक है, उसके बाद अब हम ओ ए को प्रोड्यूस करेंगे, वी विल प्रोड्यूस ओ ए। तो हम देखिए ओ ए को प्रोड्यूस करते हैं, तो हमने एक लाइन इस तरह से खींच दी और आर से इस ओ ए प्रोड्यूस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे हम। तो देखिए यहां से हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराएंगे, तो आप देख सकते हैं यहां हमने परपेंडिकुलर गिरा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट आया है इंटरसेक्शन का, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं टी एंड बट ऑब्वियस दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहली बात, जो एंगल आर ए टी है क्या उसको भी हम थीटा लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो भी थीटा ही हो जाएगा। अब गौर से देखिए, ये जो आर टी लेंथ है, इस आर टी लेंथ को अगर हम ए आर लेंथ से डिवाइड करें तो क्या आर ए टी ट्रायंगल में ये साइन थीटा को रिप्रेजेंट नहीं करता। तो आर टी की वैल्यू जो हो जाएगी वो ए आर साइन थीटा हो जाएगी। और ए आर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ए आर साइन थीटा को हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, बिकॉज ए आर की जो लेंथ है वो है बी। ठीक है, उसी प्रकार देखिए इसी ट्रायंगल में दोबारा से ए टी जो लेंथ है, उस लेंथ को अगर हम डिवाइड करें ए आर लेंथ से, ए आर लेंथ से अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये हमें देगा कॉस थीटा, जिससे हम ए टी लेंथ को लिख सकते हैं ए आर इंटू कॉस थीटा, यानी कि हम ए टी लेंथ को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। सही है, तो हमने देखिए ए टी और ए आर की लेंथ निकाल, ए टी और आर टी की लेंथ निकाल ली इन टर्म्स ऑफ बी एंड थीटा। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये जो पूरी की पूरी लेंथ होगी यहां से लेके यहां तक, इस लेंथ को हम कितना लिख सकते हैं बताइए। क्या इस लेंथ को, इस ओटी लेंथ को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉस थीटा। ओटी जो लेंथ है बेटा, वो लेंथ है ओ ए और ए टी का जोड़,
OA को लिख सकते हैं हम कितना A, और AT को अभी हमने प्रूव किया B cos थीटा, तो OT लेंथ हो जाएगा हमारा A प्लस B cos थीटा। अब अगर हमें रिजल्टेंट की लेंथ निकालनी है तो मतलब ये हुआ कि हमको इस ट्रायंगल में जो डायगोनल है उसकी लेंथ निकालनी होगी। तो ध्यान से देखेंगे, ट्रायंगल ORT को, ट्रायंगल ORT के अंदर क्या हम OR की लेंथ लिख सकते हैं अंडर रूट, या OR स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या OT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिख सकते हैं इसको बड़े आराम से। और OT की लेंथ को हम वापस क्या लिखेंगे? OT की लेंथ अभी हमने ऊपर में प्रूव किया है कि ये A प्लस बी कॉस थीटा होगा, तो OT की जगह हम लिख देंगे A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और RT की लेंथ हमने अभी भी थोड़ी देर पहले प्रूव की है कि इसकी लेंथ है B साइन थीटा, तो हम इसको लिखेंगे B साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार ORT ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हमें साफ साफ दिखता है कि जो OR लेंथ है, यानी जो रिजल्टेंट की लेंथ है, यानी जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, आप इसको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कह लीजिए, आप इसको A प्लस बी का मैग्नीट्यूड कह लीजिए, आप इसको B प्लस A का मैग्नीट्यूड कह लीजिए, आप इसको डायगोनल, दो डायगोनल होते हैं तो मैं इसको D1 डायगोनल ले रहा हूँ, D1 डायगोनल की लेंथ कह लीजिए, इसका लेंथ आ जाएगा, बल्कि इसके लेंथ का स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बताइए? ये आ जाएगा A प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस B साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम स्क्वायर खोलेंगे, तो A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया हमारा जो एक्सपेंशन है ब्रैकेट्स का। अब इसमें देखिए A स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ दीजिए, 2AB कॉस थीटा को ऐसे ही छोड़ दीजिए, और बचे हुए दो टर्म्स में B स्क्वायर जब आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब A स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ट्रिगोनोमेट्री की क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो होता है 1। तो देखिए ये आपके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ गया। अब इसी के थ्रू आप ये लिख सकते हैं कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अर्थात A वेक्टर प्लस B वेक्टर के जोड़ का मैग्नीट्यूड, अर्थात B वेक्टर प्लस A वेक्टर के जोड़ का मैग्नीट्यूड, अर्थात D1 डायगोनल के लेंथ का वैल्यू, ये सारा का सारा वैल्यू आ जाएगा किसके बराबर? अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो देखो ये डेवलप हो गया आपका पहला रिजल्ट। ये रिजल्ट है आपके पैरेललोग्राम लॉ का, ये आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देता है। ये रिजल्ट हमने यहां पे डेवलप कर लिया। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट वी हैव डन। अब रिजल्टेंट की लेंथ तो आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई। अब आइए हम बात करेंगे कि किस तरह से हम अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसके लिए फिर से आते हैं, एक बार वापस इसी ट्रायंगल पे आते हैं जी, जो ट्रायंगल से हमने सॉल्व किया था। आइए आपको ट्रायंगल दिखाएं, गौर से देखिए ट्रायंगल ORT को, ORT ट्रायंगल को आप गौर से देखिए, आपको दिखेगा tan अल्फा की वैल्यू होगी RT डिवाइडेड बाई OT। tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? RT डिवाइडेड बाई OT। तो हम लिखेंगे कि इन सेम ट्रायंगल ORT tan अल्फा इज इक्वल टू RT डिवाइडेड बाई OT। ठीक है, जिससे कि tan अल्फा के जगह हम लिख सकते हैं, RT का लेंथ हमने कितना प्रूव किया था? B साइन थीटा प्रूव किया था, और OT की लेंथ हमने प्रूव करी थी A प्लस बी कॉस थीटा। तो देखिए ये आपके tan अल्फा का फॉर्मूला हो गया भाई। tan अल्फा की वैल्यू आपने निकाल ली। इसी को अगर आप चाहें तो
केवल अल्फा लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे अल्फा, इससे बताइए। tan इधर जाएगा तो बन जाएगा tan इनवर्स, तो इसको लिखेंगे tan इनवर्स b sin थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी कॉस थीटा। तो देखिए हमने अल्फा का फॉर्मूला इस तरह से डिराइव कर लिया। 2 फॉर्मूले 3 में से हमने डिराइव कर लिए, ठीक है। अल्फा का फॉर्मूला निकाल लिया, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हमने निकाल लिया। अब हम आते हैं अगले पार्ट पे जहां हमें बीटा निकालना है। देखिए बीटा के लिए इस डायग्राम में हमने कोई जुगाड़ किया नहीं है। आप जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, जो परपेंडिकुलर हमने OA एक्सटेंडेड पे डाला था, अगर OA की जगह OB को एक्सटेंड करते, ठीक है, और परपेंडिकुलर R से इस OB पे डालते, ये देखिए कुछ ऐसे, सही है। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल भी कितना होता बताइए, ये एंगल भी थीटा होता कि नहीं होता। और जिस तरह से B के सामने वाला साइड हो गया था B साइन थीटा, और ठीक जिधर एंगल बन रहा था नीचे वाला वो हिस्सा हो गया था B कॉस थीटा, उसी तरह से ये A के सामने वाला साइड यहाँ हो जाएगा A साइन थीटा, और ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये हो जाएगा A कॉस थीटा। अब आप खुद बताइए कि यहाँ से ट्रायंगल, और हाँ हम इस पॉइंट का नाम लिख देते हैं, तो ORT हमने लिखा था, यहाँ हम S लिख देते हैं, ठीक है। अब आप डायग्राम देख के खुद बताओ कि ट्रायंगल ORS के अंदर tan बीटा को आप क्या लिख सकते हो। ORS के अंदर tan बीटा को आप क्या लिख सकते हो, साफ साफ देखो, ये है RS बाई OS। आई रिपीट, RS बाई OS। और OS की वैल्यू कितनी है, OS की वैल्यू है B प्लस ए कॉस थीटा, B प्लस ए कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर के फॉर्म में आ रहा है A साइन थीटा। मैं क्लियर, tan बीटा की वैल्यू RS बाई OS है, विच इज A साइन थीटा बाई B प्लस ए कॉस थीटा। आई होप इट इज क्लियर। तो इसको लेके हम यहाँ आ जाते हैं, और अब हम लिखेंगे tan बीटा का वैल्यू उस ट्रायंगल में नहीं, ट्रायंगल का नाम भी लिखते हैं। चलिए, ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ORS tan बीटा की वैल्यू होगी, कितनी होगी, एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए। RS अपॉन OS, RS upon OS, and what was RS? It was A sin theta, and what was OS? It was B plus A cos theta. That said, tan बीटा का फॉर्मूला हमारे सामने है। एक बार फिर से इस फॉर्मूले को लिखते हैं, A sin थीटा डिवाइडेड बाई B प्लस A cos थीटा, और इससे अगर हम बीटा निकाले तो हम उसको लिख सकते हैं tan इनवर्स A sin थीटा डिवाइडेड बाई B प्लस A cos थीटा, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने बीटा का भी फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया, हमने बीटा का भी फॉर्मूला डेवलप कर लिया। तो ये तीनों फॉर्मूले इस तरह से देखिए हमने डिराइव कर लिए। अगर मैं अल्फा और बीटा के फॉर्मूले को एक साथ रखूं तो आप देखिए, tan अल्फा में जहां जहां b था वहां वहां पे रख दीजिए, और tan बीटा में, मतलब tan बीटा लिखते समय a को b से और b को a से रिप्लेस कर दीजिए tan अल्फा वाले फॉर्मूले में, तो आपको बीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे b था, b की जगह यहाँ a आ गया, और यहाँ a था, a की जगह b आ गया, एंड वाइस वर्सा। इतना ही चेंज करना है। इतना चेंज अगर आप करेंगे तो बड़े आराम से आप फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके तीनों फॉर्मूले देखिए आ गए। अब हम इन तीनों फॉर्मूले को एक बार एक क्वेश्चन से चेक करेंगे, ठीक है, कि हमें सॉल्व करना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू रिवाइज द रिजल्ट्स, लेट्स गो फॉर अ क्वेश्चन।
सो द क्वेश्चन कहता है कि आपको दो वेक्टर्स दिए गए यहां पे। सर्वप्रथम हम बनाएंगे अपना बी वेक्टर और फिर हम बनाएंगे अपना ए वेक्टर। सिंपल लग रहा है। बी वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड 2 दी हुई है और ए वेक्टर जो है इसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है 3 और यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ है जिसको लिखना है 120 डिग्री। ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है कि आपको फाइंड करना है वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, एंगल बिटवीन वेक्टर ए and a plus b vector and also angle between vector b and a plus b vector। तो जो आपने फॉर्मूला डराइव किए तो तीनों चीजें यहां निकालिए। ठीक है। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या गिवन है। क्या आपको a गिवन है? जी हाँ। a कितना है? 3। क्या आपको b गिवन है? जी हाँ। b कितना है? 2। क्या आपको थीटा गिवन है? जी हाँ 120 डिग्री। क्या ये 120 डिग्री है? बिल्कुल नहीं है, ये 120 डिग्री नहीं है। अगर आपको पिछली क्लासेस के बारे में पता हो तो मैंने क्लियरली आपको बताया था कि भाई जब भी दो वेक्टर्स के बीच का आप एंगल निकालें तो मेक श्योर करें कि उनका टेल एक साथ हो। देखिए मैंने इस वेक्टर की कॉपी ली, इसको यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, फिर मैंने दूसरे वेक्टर की कॉपी ली, इसको यहाँ मैंने पेस्ट किया और इन दोनों का टेल मैंने एक साथ बिठाया। ठीक है। अब आप गौर से देखो, ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका ये है आपका ए वेक्टर, ये है आपका बी वेक्टर और जो एंगल 120 हुआ करता था वो एंगल 120 नहीं दिख रहा है, वो एंगल कितना दिख रहा है? 60। ए की मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 3 है, बी की मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली 2 है। एम आई क्लियर? सो थीटा इज नॉट 120 डिग्री, रादर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब आइए हम यहां से निकालते हैं a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी? टेल मी। इट इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab cos थीटा। एम आई क्लियर? नाउ क्या आ जाएगा ये बताइए। चलिए वैल्यू डालते हैं इसमें। तो वैल्यू डालेंगे तो हम लिखेंगे अंडर रूट 2 स्क्वायर, सॉरी जी हाँ, हम लिखेंगे 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60। कॉस 60 हाफ होता है, 2 और हाफ कट जाएगा, कितना आ गया बताइए? ये आ गया विद इन रूट्स 9, 4, 13 और 6, 19, अंडर रूट 19। ये हमारा करेक्ट जवाब है ए प्लस बी का वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है उसके लिए। ठीक है। अब आइए हम अल्फ़ा निकालते हैं। तो अल्फ़ा का क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने बच्चों? अल्फ़ा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा का tan इनवर्स। आइए वैल्यू डालते हैं तो ये बन जाएगा tan इनवर्स, व्हाट इज बी? 2, व्हाट इज साइन थीटा? दैट्स साइन 60, दैट्स रूट 3/2, व्हाट इज ए? 3, व्हाट इज बी? 2 एंड cos 60 इज हाफ। देखिए 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 4। ये है अल्फ़ा की वैल्यू। अब आइए हम बीटा की वैल्यू निकालते हैं। बीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा था tan इनवर्स ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू है 3, साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी रूट 3/2, बी की वैल्यू कितनी है? 2, ए की वैल्यू है 3 और कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी हाफ।
तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 3√3/2 और डिनोमिनेटर में आएगा 7/2, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 3√3/7 की tan इनवर्स। ये है आपका सही जवाब। तो इस तरह से आप पैरेललोग्राम लॉ के फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन हम करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। So question number 2. Question number 2 is saying the resultant of two vectors having magnitude (2√2) and √2 is √10. Find the angle between the two vectors. Very simple. So what is given in the question? In the question we are having magnitude of A which is equal to 2√2, magnitude of B which is equal to how much? √2, and the magnitude of resultant which is √10, and we are asked to find theta. Correct? So let's use the formula. What is the formula? R square is equal to A square plus B square plus twice of AB cos theta. Let's put the values. The values are R is equal to √10, square of that, A is 2√2, square of that, B square, that's √2 square, 2 multiplied by magnitude of A is 2√2 and magnitude of B is √2 multiplied by cos theta. Now this is 10, 2√2 squared is 8, √2 squared is 2, and here we are getting 4 to the 8, so 8 cos theta. Correct? Now this is 10 minus 10 equal to 8 cos theta, which is giving us what? 8 cos theta is equal to 0, which means cos theta is clearly equal to 0, which means theta is equal to 90 degrees. देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें पैरेललोग्राम लॉ में पूछे जा सकते हैं। हालांकि सेपरेटली पैरेललोग्राम लॉ के क्वेश्चन पूछे जाएं इसका चांस कम है, यूजेज होता है फिजिक्स के प्रॉब्लम के अंदर पैरेललोग्राम लॉ का, इसलिए सीखना जरूरी है। अब आज का टॉपिक क्लोज मैं ऐसे नहीं करूंगा, अभी तो मैंने आपको बेसिक पैरेललोग्राम लॉ बताया। अब मैं आपको केवल ये बताता हूं कि पैरेललोग्राम में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिससे आप और एनरिच हो जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आइए अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस सेक्शन डिस्कस करते हैं जिसको हम कहते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम लॉ। अब आइए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं जरा इनको एक एक करके समझते हैं। देखिए सबसे पहली चीज ये है कि द लार्जर वेक्टर makes a smaller angle with resultant। जो बड़ा वेक्टर होता है, चलिए आपको इसी फॉर्म में होमवर्क भी देते हैं, आप इन सब पॉइंट्स के प्रूफ डिस्कस कीजिए और उसको आप कमेंट सेक्शन में फोटो जो उसकी पिक है प्रूफिंग की वो भेज सकते हैं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं आप इसको प्रूव कर पाते कि नहीं। थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको जरूर दे दूंगा। तो मैंने यहाँ क्या लिखा बेटा, मैंने यहाँ लिखा है कि यार अगर दो वेक्टर आपने पैरेललोग्राम में बनाए हैं, एक लंबा वेक्टर है और एक छोटा वेक्टर है। ठीक है, अभी
पैरेललोग्राम कंप्लीट करने का। ये देखिए हमारा पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया बेटा, और इसमें अब हम बनाएंगे रिजल्टेंट। ये हमने बना दिया रिजल्टेंट। आर्टिकल ये कह रहा है कि जो बड़ा वेक्टर होगा उसका रिजल्टेंट से कम एंगल बनेगा। ठीक है, जो बड़ा वेक्टर होगा उसका रिजल्टेंट से कम एंगल बनेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर ये A है और ये B है तो A का एंगल जो रिजल्टेंट से बनता है वो बनता है अल्फा, और B का एंगल जो रिजल्टेंट से बनता है वो बनता है बीटा। सो इफ A इज ग्रेटर देन B, अल्फा इज लेस देन बीटा। ये है कंक्लूजन। अब ये कैसे आया ये आपको सोचना है। यू हैव टू डिस्कस द प्रूफ एज होमवर्क, और मैं आपको हिंट दे दूं कि यू कैन डू इट यूजिंग अ सिंपल ज्योमेट्री। चलिए फर्स्ट पॉइंट का प्रूफ मैं आपको बता देता हूं। देखिए बेटा ये एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल अल्फा है, ये एंगल को आपने मार्क किया है बीटा। अगर ये बीटा होगा तो ये भी बीटा होगा। अब आप गौर से देखिए ट्रायंगल OAR को गौर से देखिए। हाँ जी, अगर आप OAR ट्रायंगल को गौर से देखें, हमने छोटे क्लासेस में जो जूनियर क्लासेस होते हैं उसमें पढ़ा है कि ट्रायंगल का जो साइड बड़ा होता है उसके सामने वाला एंगल भी बड़ा होता है। ठीक है ना। अब आप ये बताइए कि OAR ट्रायंगल में A के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? बीटा। और B के ऑपोजिट कौन सा एंगल है? अल्फा। बड़ा कौन? A, तो उसके सामने वाला एंगल क्या होना चाहिए? बड़ा एंगल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, तो बेसिक ज्योमेट्री से हम ये कह सकते हैं कि OAR ट्रायंगल के अंदर साइड A बड़ा है B से, इसलिए A के ऑपोजिट वाला एंगल बीटा अल्फा से बड़ा होगा। ठीक है, अब आइए हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। ओके, पॉइंट नंबर 2 कहता है हाउ टू फाइंड वेक्टर A माइनस B यूजिंग, ऐसे पैरेललोग्राम का सिंबल होता है पैरेललोग्राम लॉ। इसी पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल करके A माइनस B को कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए कंप्लीट तो मैं डेराइव नहीं करूंगा, नहीं तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सफिशिएंट हिंट दे दूंगा और आपको फॉर्मूले में समझा देता हूं। ठीक है, तो जरा ध्यान से सुनिए। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि A माइनस B वेक्टर को इसी पैरेललोग्राम का यूज करके हम किस तरह से निकाल सकते हैं। तो मेरे को इसके लिए डायग्राम एक बार दोबारा से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पे मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं। सबसे पहले जो पैरेललोग्राम हमने यूज किया था पिछली बार, मैं वो बनाऊंगा। वेक्टर A, वेक्टर B। ठीक है, पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे। पैरेललोग्राम तैयार है। अब हम बनाएंगे रिजल्टेंट। रिजल्टेंट बन गया। ठीक है, आइए इसकी लेवलिंग कर दें। ये है O, ये था हमारा A, ये था हमारा B, ये था हमारा R, ये था हमारा R वेक्टर, जिसको कि हमने A वेक्टर प्लस B वेक्टर लिखा था, और जिसको हमने B वेक्टर प्लस A वेक्टर भी लिखा था, और इसी को हमने डायगोनल D1 भी लिखा था। ठीक है, ये कुल मिला के पूरा का पूरा एंगल हमारा थीटा था। इस एंगल को हमने अल्फा लिखा था और इस एंगल को हमने लिखा था बीटा। करेक्ट है? ओके, अब देखिए मुझे A माइनस बी निकालना है। हाँ, मेन तो भूल ही गया, ये वेक्टर A था, ये वेक्टर B था, इसकी लेंथ A थी, इसकी लेंथ B थी, यहाँ भी लेंथ B और A थी। ठीक है, वैसे तो इसी पैरेललोग्राम का
दूसरा डायगोनल, अगर आपको ट्रायंगल लॉ थोड़ा भी याद है तो आपको मैंने बताया था, याद करो, कि ये दोनों वेक्टर्स को अगर को इनिशियल वेक्टर की तरफ बनाया जाए, आई रिपीट, ये दोनों वेक्टर को अगर को इनिशियल वेक्टर की तरफ बनाया जाए तो इनके हेड्स को मिलाने से सब्ट्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो आपको जैसा याद होगा मैंने बताया था कि ये जो वेक्टर है ये वेक्टर हमारा था a माइनस बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन मैं इस पैरेललोग्राम से इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे फॉर्मूला भी डेवलप करना है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर a माइनस बी निकालना होगा तो मैं a वेक्टर में b वेक्टर को ऐड नहीं करूँगा, मैं a वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड करूँगा। ठीक है, तो देखिए अब आप गौर से देखिए, ये जो वेक्टर मैंने यहाँ a के साथ इस पर लगाया है टेल टू टेल, ये मेरा b वेक्टर तो नहीं है। ये कौन सा वेक्टर बताइए, लेंथ वाइज तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो ये माइनस बी वेक्टर है। ठीक है, अब इससे बनने वाला पैरेललोग्राम हम लोग नीचे में पूरा करते हैं। ठीक है, okay, now this is the second parallelogram and this parallelogram has adjacent sides not a vector and b vector, rather a vector and minus b vector। ठीक है, अब आप देखिए इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा फ्रॉम देयर कॉमन टेल, वो डायगोनल ये डायगोनल होगा कि नहीं होगा, सही है। और ये बेसिकली किसको दिखलाता है, ये दिखलाता है वेक्टर a प्लस माइनस बी को, अर्थात ये दिखलाता है वेक्टर a माइनस बी को। देखिए आंसर भी बिल्कुल पिछले वाले जो a माइनस बी है उसी के जैसा आंसर है। तो अब तो डायग्राम तो पता चल गया, अब सवाल क्या है, फॉर्मूला कैसे डेवलप करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, अगर आप a और b का जो पैरेललोग्राम है ऊपर वाला, उसका फॉर्मूला बनाते थे तो आप दोनों के बीच का एंगल कितना लिखते थे, आप लिखते थे थीटा। लेकिन जब आप नीचे वाला पैरेललोग्राम लेंगे तो a और माइनस बी के बीच का जो एंगल होगा वो थीटा नहीं रह जाएगा, अब ये एंगल आपको लिखना होगा पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा। तो जहां जहां आपने थीटा लिखा था वहां वहां आप थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर देना। जहां जहां आपने कॉस थीटा लिखा था वहां कॉस पाई माइनस थीटा आएगा, जिसको आप बना देंगे माइनस कॉस थीटा। जहां जहां आपने साइन पाई माइनस थीटा लिखा था वहां वहां साइन पाई माइनस थीटा लिखेंगे साइन थीटा के जगह पे, जो कि प्लस साइन थीटा होगा, बीइंग सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में साइड पॉजिटिव होता है। अगर ये कैसे आया ये समझना है तो पहला लेक्चर जो मैथमेटिकल टूल्स का ट्रिगोनोमेट्री का था उसको जाके रिपीट कीजिए, वहाँ ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, तो बस इसी से आप फॉर्मूला दोबारा से बना सकते हैं। तो आइए तीनों फॉर्मूले हम लोग दोबारा से लिख देते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला कौन सा था बताइए, सबसे पहले फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का, जिसको हम डायगोनल d2 भी लिख सकते हैं पहला वाला पैरेललोग्राम में। तो डायगोनल d2 का लेंथ या a माइनस बी की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, इट विल बी अंडर रूट, जस्ट होल्ड ऑन, हाँ तो क्या आ जाएगा बताइए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पर तो कोई असर नहीं होगा, 2ab पे भी कोई असर नहीं होगा, लेकिन cos थीटा की जगह माइनस cos थीटा आ जाएगा, जिसके वजह से हम यहाँ हटाएंगे इसको और यहाँ हम लिखेंगे माइनस cos थीटा। ये बन गया फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, a माइनस बी का फॉर्मूला। ठीक है, अब आप देखिए a वेक्टर का a माइनस बी के साथ जितना एंगल होगा उसको हम अल्फा डैश मान लेते हैं। तो अल्फा डैश का फॉर्मूला क्या होगा बताइए, सेम वही फॉर्मूला यूज कीजिए अल्फा वाला, और बस फॉर्मूला क्या था, पहले था b cos थीटा डिवाइडेड बाई a प्लस बी साइन थीटा, ये अल्फा का फॉर्मूला था। ठीक है, लेकिन हम तो अल्फा डैश का लिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे बताइए, जहां कॉस है वहां माइनस करेंगे, साइन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने फॉर्मूला उल्टा लिखा है यहाँ पे,
ऊपर में साइन थीटा था, नीचे में कॉस थीटा था। तो हम एक बार फिर से इसको लिखते हैं, यहाँ था बी साइन थीटा तो सेम रहेगा, और यहाँ जो बी कॉस थीटा था वहाँ प्लस कॉस की जगह माइनस कॉस आ जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। इसी तरह बीटा डैश का फॉर्मूला क्या था, बीटा डैश का नहीं, बीटा का फॉर्मूला क्या था पहले बताइए। बीटा का फॉर्मूला था tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी प्लस ए कॉस थीटा, जहाँ कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से रिप्लेस हो जाएगा, तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। याद रखिए अल्फा डैश किसके बीच का एंगल है, यह है एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी, और बीटा डैश किसके बीच का एंगल है, इट इज एंगल बिटवीन वेक्टर माइनस बी नॉट बी एंड ए माइनस बी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एंगल बिटवीन वेक्टर बी एंड ए माइनस बी निकालने में, तो देखिए अगर ये अल्फा डैश है, अगर ये बीटा डैश है, तो जो बी के साथ ए माइनस बी का एंगल बनेगा वो ये वाला एंगल बनेगा, और ये एंगल कितना होगा, ये होगा पाई माइनस बीटा डैश। तो ये जो वैल्यू है इसके जगह आप सिंपली लिख दीजिए पाई माइनस बीटा डैश। तो ये देखिए तमाम फॉर्मूले जो हैं ये हमने अभी डेवलप कर लिए, ठीक है, ए माइनस बी से रिलेटेड। सो लेट्स अंडरलाइन देम। दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन, एंड दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला एक्सटेंड हो गया ए माइनस बी के लिए। ठीक है, और एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, जल्दी से उनको भी कवर कर लेते हैं। तो जो 2 पॉइंट किए हमने, अगला पॉइंट है वो है थर्ड। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है अब यहां से जितने भी पॉइंट्स होंगे उनके होमवर्क को आपको प्रूफ को होमवर्क करके लाना है। ठीक है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू होगा ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये तब होगी जब दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, और इसकी मिनिमम वैल्यू होगी मॉड्यूलस ऑफ मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी। मॉड्यूलस ऑफ मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ, मॉड्यूलस दोबारा इसलिए लगाया क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसकी कम से कम वैल्यू होगी, और ये तब होगी जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। चौथा पॉइंट, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का भी मैक्सिमम वैल्यू वही होगा जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैक्सिमम वैल्यू होता था। बस अंतर इतना है कि ये मैक्सिमम तब होगा जब थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री, और ये मिनिमम भी उतना ही आएगा इसका वैल्यू, लेकिन वैल्यू मिनिमम आएगा कब, मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होगी, यानी एंगल इंटरचेंज हो जाएंगे दोनों रिजल्ट्स में। पांचवा, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो वेक्टर ए प्लस बी का मोड और वेक्टर ए माइनस बी का मोड दोनों की वैल्यू सेम होगी, और वो वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगी। ये सभी का प्रूफ आपको करके आना है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। ठीक है, और ये रिजल्ट याद भी रखने हैं आपको। पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर बराबर हैं, तो ये तभी संभव होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, और याद रखिए ये पॉइंट 6 और पॉइंट 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ वेक्टर b इक्वल टू 0, इफ़ एंड ओनली इफ़ वेक्टर b इक्वल टू 0।
ठीक है। पॉइंट नंबर 7, इफ A and B are adjacent sides of a parallelogram whose diagonals are D1 and D2, then very important result, D1 square plus D2 square must be equal to twice of A square plus B square। ठीक है, देखिए सब रिजल्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं और ये सब प्रॉब्लम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट प्रॉब्लम्स हैं तो इनको सॉल्व करने का है, इनको प्रूव करने का है। ठीक है, देन कमिंग टू पॉइंट नंबर 8, and point number 8 is a very very important point, and this is the last point of today's lecture। point 8 कहता है कि when magnitude of A and magnitude of B both become equal, say x, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा भाई, तो उस केस में पैरेललोग्राम नहीं रह जाएगा, पैरेललोग्राम विल बिकम अ रोम्बस। हाँ या ना? ये देखिए आपके सामने आपका रोम्बस तैयार है। ठीक है, और इस रोम्बस के अंदर ये वाला जो वेक्टर होगा ये दिखलाएगा A प्लस बी को, और ये वाला जो वेक्टर होगा ये दिखलाएगा A माइनस बी को। ठीक है, तो ये है वेक्टर A, ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर B, ये है वेक्टर A। हालांकि लेंथ सबकी कितनी है? x। अब देखिए चूंकि दोनों का लेंथ बराबर है तो ये तो समझाने की ज़रूरत ही नहीं है कि अल्फ़ा की वैल्यू भी θ/2 होगी और बीटा की वैल्यू भी θ/2 होगी, यानी रिजल्टेंट का दोनों से बराबर इंक्लिनेशन होगा। ठीक है, A प्लस बी का भी, A माइनस बी का भी। अब ये है बच्चों A प्लस बी वेक्टर और ये है A माइनस बी वेक्टर, और जैसा कि हम लोग जानते हैं और हमने छोटे क्लासेस में पढ़ा है कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो कंक्लूजन साफ है। पहला कंक्लूजन तो ये है कि जो पैरेललोग्राम बना के चल रहे थे वही पैरेललोग्राम अब रोम्बस बन जाएगा। दूसरा कंक्लूजन ये है कि भाई जो A वेक्टर प्लस B वेक्टर है एंड वेक्टर A वेक्टर माइनस B वेक्टर जो है आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट इज, इस केस में A प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा 2x cos θ/2 एंड A माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा 2x sin θ/2। इन दोनों का प्रूफ आपको करके आना है। चलिए मैं एक का बता देता हूँ, नहीं तो आप कहेंगे सारे पॉइंट्स जो हैं लिख के दे दिए, किसी का प्रूफ नहीं बताया। तो चलिए मैं आपको एक पॉइंट का प्रूफ करके बता देता हूँ। सो लेट मी हैव दिस प्रूफ ऑफ वेक्टर A प्लस बी वेरी क्विकली, बिकॉज 45 मिनट से ज़्यादा हो चुका है वीडियो लेंथ, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, x² प्लस ट्वाइस ऑफ x² इंटू कॉस थीटा हो जाएगा हमारा अंडर रूट। इसको 2x² कॉमन ले लीजिए, इसमें यहाँ बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा, वेरी इजी, अंडर रूट। ट्रिगोनोमेट्री में 1 प्लस कॉस थीटा को हम लिखते हैं 2 कॉस स्क्वायर θ/2, रूट से बाहर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2x cos θ/2। आई होप इट इज़ क्लियर। यहाँ पे
1 माइनस कॉस थीटा आएगा साइन वाले में, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा 2x साइन थीटा बाई 2, बिकॉज उसको हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखते हैं। तो ये वाला आपको छोड़ देता हूँ, कुछ तो आप करो खुद से, ठीक है। तो ये था आज का क्लास जहाँ हमने पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बात की और पैरेललोग्राम लॉ से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने आज पढ़े हैं। पैरेललोग्राम के जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आप घर में करिए। जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं, जिसका प्रूफ मैंने बोला कि आप घर से करके आओ, उनको आप घर से करके आना, ठीक है, और पैरेललोग्राम लॉ के क्वेश्चन करके आना। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिजोल्यूशन मेथड को यूज़ करके हम किस तरह से वेक्टर्स के रिजल्टेंट या डिफरेंसेस निकालते हैं। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। जिनको भी ज़रूरत है अच्छी फिजिक्स की, वो यहाँ पे आके इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। और अगर आप में से किसी को हमारे क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन करना है तो नंबर जो है वो सेशन के शुरू में ही डिस्प्ले होता है, पूरे लेक्चर वीडियो के दौरान भी डिस्प्ले होता है। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे क्लासरूम प्रोग्राम की इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो है, आप भारत के किसी भी कोने में हो, वहाँ से आप हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं तो हमारे ऑफलाइन क्लासरूम प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शर्त यह है कि अगर हमारे ऑफलाइन क्लासेस खुल जाएं, कोविड के अनलॉक थीम में अगर हमारा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी खुल जाएं तो हम ऑफलाइन क्लासेस भी शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। टेक केयर, गुड बाय।